नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। हमारा जो सेशन ज्योग्राफिकल थॉट का चल रहा है उसी सेशन को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो भौगोलिक चिंतन का जो इतिहास रहा है उसे 3 भागों में हम लोग बांट के अध्ययन कर रहे हैं। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने प्राचीन काल के अंतर्गत यूनानी भूगोलवेताओं को देख लिया है और रोमन भूगोलवेताओं को देख लिया है। ठीक है, अब इसके बाद का जो समय आता है वो आता है मध्यकाल। ठीक है, तो आज हम लोग मध्यकाल के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब प्राचीन काल में जो सबसे पहले आता है वो यूनानी काल, यानी यूनानी भूगोलवेत्ताओं का काल। उसके बाद आता है रोमन्स का। ठीक है, तो जैसे ही रोमन्स का डिक्लाइन हो जाता है, पतन हो जाता है, उसके बाद प्रारंभ हो जाता है मध्यकाल। ठीक है, तो इसी को हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो जो मध्यकालीन भौगोलिक चिंतन का जो समय है उसे 300 ईस्वी से लेके 1600 ईस्वी के बीच माना जाता है। ठीक है, और 300 से लेके 300 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है, समय काल है, इस टाइम पीरियड को हम लोग डार्क एज यानी कि अंधकाल कहते हैं या अंधकाल माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आखिर ये डार्क एज या अंधकाल क्या है ना? क्या होता है अंधकाल? तो इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो डार्क एज का टाइम पीरियड था वो 300 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी के बीच। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं डार्क एज के बारे में कुछ बातें। तो 300 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक का जो समय है उसको अंधकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय यूरोप में ना तो अर्थव्यवस्था का विकास हो पाया, ना ही ज्ञान का, ना ही विज्ञान का, ना ही तकनीक का और ना ही किसी दर्शन का विकास हो पाया यूरोप में। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि इस समय काल में यूरोप में इन सारी चीज़ों का विकास नहीं हो पाया? क्यों? यहाँ प्रश्न उठता है, क्यों नहीं विकास हुआ? ठीक है, तो इसका जवाब है क्योंकि यूरोप में इस समय जो ये टाइम पीरियड था 300 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच, इस समय चर्च यानी कि धर्म का प्रभाव काफ़ी अधिक था। ठीक है, ईसाई जो धर्म है उसका जो प्रभाव था वो यूरोप में बहुत चरम सीमा पर पहुंच चुका था, यानी बहुत ही अत्यधिक लोग इसमें विश्वास कर रहे थे धर्म में, यानी चर्च। ठीक है, क्योंकि जो यूरोप है वहाँ ईसाई समुदाय के लोग अधिकांशतः रहते हैं, तो धर्म से ये जो डार्क एज है उसका संबंध गहरा है। ठीक है, अब जो चर्च है, आखिर ऐसा क्या था कि चर्च और ये जो धर्म में है लोग अधिक विश्वास करने लगे थे, यानी कि लोग डार्क एज में धार्मिक ज़रूरत से अधिक हो गए थे। ठीक है, तो जो चर्च था, जो ईसाई में लोग मानते हैं चर्च को, ठीक है, तो चर्च का जो मानना था वो ये मानना था कि जीवन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मुख्य उद्देश्य है, वो क्या है? प्रलोक की प्राप्ति करना। प्रलोक मतलब क्या? जिसे हम लोग स्वर्ग कहते हैं। तो स्वर्ग की प्राप्ति करना ही हम लोगों के जीवन का मुख्य उद्देश्य है, ऐसा चर्च का मानना था, मतलब ईसाई धर्म का मानना था। ठीक है, और इस लोक में कुछ नहीं है, परलोक को हमारा उद्देश्य है कि परलोक को हम लोग प्राप्त करें, इस लोक में हमारे लिए कुछ नहीं, ऐसा मानना था चर्च का, यानी ईसाई समुदाय का। ठीक है, अब ईसाई धर्म के अनुसार पृथ्वी पर जो भी इंसान है उसे सज़ा मिली है, यानी हम लोग अगर पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी पर रहना मीन्स सज़ा के बराबर है,
ऐसा ईसाई धर्म के लोग मानते हैं, या ईसाई धर्म में ऐसा माना जाता था। ठीक है, यानी पृथ्वी को कैसा माना गया है, तो जेल की भांति। ठीक है, पृथ्वी को जेल की भांति माना गया था। ठीक है, और यही कारण है, ठीक है, यही कारण रहा है कि यूरोप के लोग उस समय पूजा पाठ जो करते थे, यानी कि ईसाई धर्म से संबंधित जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज होते थे उसमें अधिक ध्यान देने लगे। मतलब कि जो डार्क एज है उस समय यूरोप के लोग कुछ भगवान में या ईश्वर में कुछ ज़रूरत से अधिक ही विश्वास करने लगे थे, यानी कि अंधविश्वासी प्रवृत्ति के लोग अधिक हो गए थे, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ यहाँ समझिएगा कि जो ईसाई धर्म में हॉलीडे है ना, यानी जिसे हम लोग छुट्टी के दिन कहते हैं हॉलीडे, संडे जैसे होता है, तो जो हॉलीडे है इस दिन, ठीक है, जो ईसाई धर्म में हॉलीडे है यानी छुट्टी के दिन को पूजा पाठ का दिन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो संडे का दिन होता है ना, जो हॉलीडे, वो सबसे पवित्र माना गया है ईसाई धर्म में, और इसीलिए जो ईसाई धर्म का जो संडे के दिन जो चर्च होता है उसका आज भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ठीक है, जो संडे का चर्च होता है ईसाई धर्म में, लोग संडे को चर्च जाते हैं, उसका आज भी काफ़ी महत्व है, और ये देन है डार्क एज का ही। ठीक है, अब ईसाई धर्म के लोग इस डार्क एज में, यानी कि आप सोच लीजिए कि पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कुछ भी चीज़ है तो उसको ईश्वरीय दृष्टिकोण से जोड़कर लोग देखते थे। ठीक है, तो ये साइंटिफिक चीज़ को लोग उस समय नहीं मानते थे। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उस समय लोग डॉक्टर से नहीं, वो जो झाड़ और फूक होता था, जादू टोटका टोना, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते थे डार्क एज में। तो यही कारण रहा है कि उस समय कुछ भी विकास नहीं हो पाया, ना ही ज्ञान का, ना ही विज्ञान का, ना ही तकनीक का, ना ही कोई दर्शन का। ठीक है, इसीलिए इस समय काल को डार्क एज कहा गया है। लोग अज्ञान थे, अज्ञान बने हुए थे। ठीक है, अब ये जो डार्क एज है, इस समय से बाहर निकलने की प्रक्रिया 14वीं शताब्दी में प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, जो डार्क एज है, धीरे धीरे लोग इस चीज़ से बाहर आना शुरू करते हैं, और ये शुरुआत 14th सेंचुरी से स्टार्ट हो जाता है, 14वीं सदी से, और 19वीं सदी तक चलता है यह प्रक्रिया, यानी कि डार्क एज से बाहर आने की, और इसी को हम लोग पुनर्जागरण काल कहते हैं। ठीक है, डार्क एज से अंधकाल से बाहर आने की जो भी प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को या इसी समय अवधि को, इसी समय काल को हम लोग पुनर्जागरण काल कहते हैं। जब डार्क एज से लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे ना, तब लोग वैज्ञानिक चीज़ों को, यानी साइंटिफिक चीज़ों को मानने लगे, और धर्म का विरोध धीरे धीरे करना शुरू कर दिए। अब किसी की तबीयत खराब हो जाए, जो दवा से ठीक हो सकता है, उसे आप जादू टोना से कैसे ठीक कर सकते हो? तो ये जो विश्वास था ना, लोगों से अब उठने लगा था, और अब लोग साइंटिफिक चीज़ों की तरफ जाने लगे थे। और इसी समय में जो पुनर्जागरण का काल है ना, इसी काल में जो अभी हम लोगों ने यूनानी और ये रोमन भूगोलवेताओं को जो हम लोगों ने पढ़ा, तो उन सब के द्वारा जो कार्य किए गए थे, इसी पुनर्जागरण काल में उन लोगों का जो कार्य है वो सामने आना प्रारंभ हो जाता है। तब यूरोपियंस को लगता है कि सच में हम लोग कुछ गलत, यानी कि कुछ ज़रूरत से अधिक ही हम लोग अंधविश्वासी हो गए हैं, जो कि ये सच्चाई नहीं है। तब लोग धर्म का विरोध करना शुरू कर देते हैं और वैज्ञानिक चीज़ों के ऊपर अधिक ध्यान देने लगते हैं। ठीक है, इसी को पुनर्जागरण काल कहते हैं। ठीक, वैसे पढ़ने के लिए इसमें बहुत कुछ है, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों को ब्रीफ में आपके सामने लाने की कोशिश की है कि जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो और थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है,
बाकी इससे कुछ खास प्रश्न बनते नहीं हैं, लेकिन हमारा सिलेबस का पार्ट है इसलिए हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं भूगोल और अंधकाल का क्या रिलेशन है। यानी कि भूगोल में अंधकाल यानी भूगोल और अंधकाल के बीच क्या रिलेशंस है, इस चीज़ों को भी हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो 700 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक का जो समय है, इस समय काल को अरब भूगोलवेताओं का काल कहा जाता है। जैसे यूनानी भूगोलवेताओं का काल रहा, रोमन भूगोलवेताओं का काल रहा, उसी तरह अब अरब भूगोलवेताओं का काल रहा। तो हम यह कह सकते हैं कि जो प्राचीन काल रहा भौगोलिक इतिहास में, वो यूनानी और रोमन भूगोलवेताओं के नाम रहा। अब जो मध्यकाल है, वो मध्यकाल अरब भूगोलवेताओं के नाम रहा, हम कह सकते हैं। ठीक है, अब रोमन काल के मानचित्र को, जो रोमन एम्पायर्स के समय जो भी मैप बनाए गए थे, ठीक है, उस मानचित्र को अरब के भूगोलवेता ओरबिस टेरारम कहते थे। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। जो रोमन भूगोलवेताओं के द्वारा मानचित्र बनाया गया था, उस मानचित्र को अरब भूगोलवेता ओरबिस टेरारम कहते थे। अब इन लोगों ने क्या किया कि जो ओरबिस टेरारम था, इसका नाम बदलकर अरब भूगोलवेता ने TINO कर दिया। यानी ओरबिस टेरारम जो मैप होता था, मानचित्र होता था, उसका नाम अब क्या कर दिया ये लोग, अरब भूगोलवेता, TINO मैप। ठीक है, TINO मैप, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जो TINO मैप है, इसके बारे में हम लोग भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो TINO मैप है, ये मुख्य रूप से ईसाई धर्म के आधार पर निर्मित थे। ये जो अंधकाल का जो समय है ना, तो ईसाई धर्म से संबंधित है। तो जो TINO मैप है, ये ईसाई धर्म के आधार पर निर्मित है, जिसमें T बराबर स्थल व समुद्री भाग और O बराबर संपूर्ण पृथ्वी के रूप को दर्शाया गया है। अब ये TINO मैप कैसा था, तो आइए हम लोग उसको भी देखते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो TINO मैप है, इसमें पूरी दुनिया को 8 भागों में बांटा गया था, जो इस प्रकार है। ठीक है, अब ये जो TINO मैप बनाया गया था ना, देखिए अब TINO मैप क्यों, यानी TINO, ओ में ही T है, आपको एक यहाँ शेप दिखाई दे रहा होगा T का, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा O का, तो TINO मैप। ठीक है, यानी T और O में ही ये पूरी दुनिया का मैप बना दिए, इसीलिए इसको TINO मैप कहा गया। ठीक है, अब इसमें जो 8 भाग था, तो पहला भाग था स्वर्ग, जो कि उत्तर में था। अब दक्षिण में जो भाग था, उसको नरक कहा गया। ठीक है, अब स्वर्ग से नीचे जो भाग था 3 नंबर का, उसे एशिया कहा गया। अब ये जो अगर देखेंगे आप अगर इस तरह से, तो ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो अगर आप साउथ वेस्ट की तरफ देखेंगे, तो यहाँ आपको यूरोप दिखाई देगा नंबर 4 में। आप अगर ईस्ट और साउथ की तरफ देखेंगे, तो यहाँ 5 नंबर में आपको अफ्रीका दिखाई देगा। और वहीं आप अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखें, तो यरूशलेम दिखाई देगा। ठीक है, तो यही वो TINO मैप है, जिसमें अरब भूगोलवेताओं ने विश्व को 8 भागों में बांटा है। ठीक है, अब क्या होता है कि 700 ईस्वी के बाद अरब क्षेत्र में जो भी अरबिक स्टेट्स हैं, अरब कंट्रीज जो हैं, उस क्षेत्र में इस्लामिक प्रभाव के प्रसार के कारण, किसके कारण, इस्लामिक प्रभाव के प्रसार के कारण भौगोलिक ज्ञान का प्रसार होता है। ठीक है, जैसे जैसे ये अरब के लोग अपना प्रसार करने लगे, फैलने लगे दुनिया में, वैसे ही
ये भौगोलिक ज्ञान का प्रसार होना प्रारंभ हो जाता है। यानी जब तक कोई लोग कहीं नहीं जाएंगे तब तक किसी क्षेत्र के बारे में लोग कैसे बता सकते हैं। तो ये जो अरब के लोग थे इनका प्रसार होता है। ये लोग अलग अलग दुनिया के हर एक क्षेत्रों में जाना शुरू करते हैं, घूमना शुरू करते हैं, जिससे क्या होता है कि अनेक भौगोलिक ज्ञान का प्रसार होता है। ठीक है। अब भौगोलिक ज्ञान का जो प्रसार होता है उसका कुछ कारण था। किस कारण से भौगोलिक ज्ञान का प्रसार हुआ? तो पहला है जलवायु की अनुकूलता। अनुकूल जलवायु जब तक आप कहीं नहीं मिलेगा आपको, आप कैसे जाइएगा वहाँ? तो जलवायु अनुकूल मिली, इसलिए अरब के लोग दुनिया के कई क्षेत्रों में एक्सप्लोर किए। ठीक है। दूसरा है धर्म प्रचारकों के रूप में नए क्षेत्र में पहुंचना। और चूंकि इस्लामिक स्टेट्स का जो प्रभाव था वो बढ़ रहा था, तो ये लोग धर्म का प्रचार करने के लिए भी लोग कई क्षेत्रों में घूमते थे, जाते थे, जिसके कारण कई सारी चीज़ों की जानकारी इन लोगों को हुई। अब अरब व्यापारियों की लंबी यात्राएं, जो अरब के लोग व्यापार करते थे वो लंबे लंबे यात्रा करते थे। ठीक है। जैसे अरब से अफ्रीका चले गए, यूरोप चले गए, एशिया आ गए। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इस्लामिक राजाओं के साम्राज्य विस्तार नीति। जो इस्लामिक प्रभाव था उस समय, जो इस्लाम का जो भी राजा हुआ करते थे, उन लोगों का जो पॉलिसी होता था वो एक्सपेंस का था, माने विस्तार का था। ठीक है, हड़पने का। तो यह भी रीजन है, ये भी कारण है भौगोलिक ज्ञान के प्रसार में। ठीक है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अरब काल में जो बगदाद के प्रिंस थे यानी राजा थे, हारून रशीद। ठीक है। बगदाद के जो प्रिंस थे हारून रशीद, इनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है अरब काल में। किनका? तो बगदाद के प्रिंस हारून रशीद का क्या योगदान है इनका। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जो हारून रशीद हैं इन्होंने ही एक बैतुल हितमा, ध्यान से सुनिएगा, बैतुल हितमा नामक संस्था की स्थापना की थी। किसकी? बैतुल हितमा की। अब बैतुल हितमा क्या होता है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो जो हारून रशीद थे, इनका जो बैतुल हितमा का स्थापना करने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो था विश्व के ज्ञान विज्ञान के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करना। मतलब जैसे ही यूनान रोमन काल समाप्त हो गया, डार्क एज से लोग बाहर आने लगे, तो उस समय तक तो बहुत सारी ग्रंथ लिखी जा चुकी थी ना, और यूनानी भाषा में, रोमन्स में लिखा गया था। तब तो किसी को पता भी नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, जो हारून रशीद थे, इन्होंने इन सारे ग्रंथों का जो अनुवाद करने के लिए यानी ट्रांसलेट करने के लिए बैतुल हितमा नामक संस्था की स्थापना की, जहाँ ये लोग विश्व के जितने भी ग्रंथ आज तक लिखे जा चुके थे, चाहे वो अरस्तु से रिलेटेड हो, इराटोस्थनीज से, स्ट्रैबो से, टॉलमी से, ठीक है, उन सारे ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करने का इन्होंने ठाना। और उसी के लिए यानी इन सारे ग्रंथों के अनुवाद करने का एक केंद्र बनाया कि इसी केंद्र पर इन सारी ग्रंथों की अनुवाद की जाएगी। तो उसी के लिए यानी अनुवाद करने के लिए ही बैतुल हितमा का स्थापना किया हारून रशीद ने। ठीक है। अब बैतुल हितमा जो था, इसके 6 केंद्र थे, यानी 6 सेंटर्स पर विश्व के अलग अलग ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद किया। ठीक है। अब वो 6 केंद्र कौन कौन से थे जहाँ विश्व के अनेक ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया? तो पहला जो केंद्र था वो अल काहिरा है। ठीक है, अल काहिरा। दूसरा है कुस्तुनतुनिया। तीसरा है दमिश्क। चौथा है बगदाद। पांचवा है सिराज। और लास्ट वन इज टोलेडो। ये 6 केंद्र थे जहाँ पे विश्व के प्रमुख ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया जाता था। और इन्हीं के आधार पर अरब के भूगोलवेताओं ने कई सारी चीज़ों की
खोज की, यानी दुनिया के सामने इन्होंने लाके रखा। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपके नॉलेज में थोड़ी सी भी इजाफा करने में सफल हुआ हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आप चाहते हैं हमारे से जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको भूगोल से संबंधित हर यूनिट की क्वेश्चंस, आपको जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, इसी वीडियो से संबंधित आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाया जाता है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, आपका वेलकम है। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट कि थोड़ा सा डीसी ज्योग्राफी क्लासेस को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ठीक है। क्योंकि हम आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे विथ MCQs। तो आप हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।